भारत में ईरान का दूतावास पिछले कई दिनों से युद्ध राहत के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अब इसमें एक पेच फंसता नजर आ रहा है। दरअसल ईरानी दूतावास ने जो पैसा इकट्ठा किया है उसे वह सीधे ईरान ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब इस चंदे के पैसे का इस्तेमाल ईरान स्थानीय स्तर पर यानी भारत में ही दवाएं खरीदने के लिए करेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि नियमित राजनयिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इस पैसे को तेहरान ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हुए बदलाव। शुरुआत में ईरानी दूतावास ने 14 मार्च को अपने मुख्य बैंक खाते के जरिए चंदा मांगा था। बाद में नियमों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अलग खाता खोला गया। विदेशी मिशनों को नकद या अनौपचारिक माध्यमों से चंदा लेने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद 15 मार्च को ईरानी दूतावास ने सीधे नकद योगदान का विकल्प भी दिया था, लेकिन बाद में प्रक्रिया को औपचारिक बना दिया गया। अंततः ईरान ने स्पष्ट किया कि सभी दान केवल निर्धारित बैंक खाते के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए। दवाओं की खरीद और अमेरिकी हमले का प्रभाव। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस पैसे का इस्तेमाल भारत में दवाएं खरीदने के लिए करने का इरादा जताया है, जिसके लिए उसे अनुमति भी मिल गई है। भारत अपनी तरफ से पहले ही ईरान को दवाओं की एक खेप भेज चुका है। इस बीच इन दवाओं को ले जाने के लिए ईरान की महान एयर का एक विमान मशहद से नई दिल्ली आने वाला था, लेकिन पिछले हफ्ते उड़ान भरने से पहले ही एक एयरबेस पर हुई अमेरिकी हवाई हमलों में यह विमान क्षतिग्रस्त हो गया। अब ईरान आने वाले दिनों में नई दिल्ली से खरीदी गई दवाओं को एयरलिफ्ट करने के लिए एक और उड़ान भेजने की योजना बना रहा है। गबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि कश्मीर सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से जो सोना और आभूषण चंदे के रूप में मिले हैं, उन्हें भी स्थानीय बैंकों में जमा करके नकदी में बदलना होगा। सोने और आभूषण जैसी वस्तुओं को डिप्लोमेटिक पाउच जैसे राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल करके भी ईरान नहीं भेजा जा सकता। यानी कि ईरान अब उन्हीं चंदे के पैसे से भारत की दवाएं खरीदेगा और इसे भारत भेजेगा। अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब खुले टकराव की स्थिति में बदलता जा रहा है और इसी बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के ताजा दावों ने वैश्विक स्तर पर हलचल पैदा कर दी है। 1 अप्रैल को जारी एक बयान में ईरान की सैन्य इकाई ने दावा किया है कि उसने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE में खुफिया ठिकाने पर हमला किया, जिसमें 37 अमेरिकी सैनिक अधिकारी मारे गए। यह हमला सुबह शुरू किए गए 5 नेवल ऑपरेशनों का हिस्सा बताया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध के दौरान इस तरह के दावे अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। IRGC ने कहा है कि उसकी नेवल फोर्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत नवासी लहर में कादिर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और अटैक ड्रोन का संयुक्त इस्तेमाल किया। IRGC के मुताबिक उसने UAE के पानी में अमेरिकी फोर्स द्वारा संचालित 2 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसके अलावा सेंट्रल फारस की खाड़ी में एक्वा 1 नाम के एक इजराइल संबंध तेल टैंकर को निशाना बनाया गया, जो कथित तौर पर आग की चपेट में आ गया। संगठन ने यह भी दावा किया है कि बहरीन में तैनात यूनाइटेड स्टेट्स नेवी फिफ्थ फ्लीट के बाहर मौजूद अमेरिकी अधिकारियों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी घायल हुए हैं। उन्हें मनामा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा IRGC ने अल उदैद एयर बेस पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैयारी केंद्र और उपकरण भंडारण स्थलों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। उत्तरी हिंद महासागर में तैनात USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप पर ड्रोन झुंड से हमले की बात भी कही गई है, जिसके बाद समूह के समुद्र में और अंदर खिसकने का दावा किया गया है। IRGC ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब उसके कंट्रोल में है और इसके दोबारा खोलने के किसी भी प्रयास को नाकाम किया जाएगा।
इस बयान में अमेरिकी नेतृत्व पर भी तीखी टिप्पणी की गई है। दूसरी तरफ पेंटागन के 31 मार्च के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक केवल 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 350 के घायल होने की पुष्टि की गई है। दोनों पक्षों के दावों में भारी अंतर है और ईरान में इंटरनेट प्रतिबंध और मीडिया की सीमित पहुंच की वजह से जमीनी सच्चाई की पुष्टि बेहद मुश्किल हो गई है। इसी बीच यूएई ने सुरक्षा कारणों से 1 अप्रैल को ईरानी नागरिकों के दुबई और अबू धाबी में एंट्री पर रोक लगा दी है। अनुमान है कि करीब 2.5 लाख ईरानी नागरिक यूएई में रह रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष में जहां कूटनीतिक समाधान दूर नजर आ रहा है, तो वहीं ऐसे दावे क्षेत्रीय अस्थिरता की ओर बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सच्चाई और प्रचार के बीच फर्क करना ही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर हमला करोगे या हमला करने की कोशिश करोगे तो तबाह कर देंगे। ईरान का ये सख्त संदेश कोई नया नहीं है। बीते कुछ समय से तेहरान बार बार अपने विरोधियों को चेतावनी देता रहा है कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब बेहद कड़े और विनाशकारी तरीके से दिया जाएगा। अब ताज़ा घटनाक्रम ने इस चेतावनी को हकीकत में बदलते हुए दुनिया को चौंका दिया है। बुधवार को सामने आई एक बड़ी खबर ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक के एरबिल मोसुल रोड पर स्थित ब्रिटेन की तेल कंपनी कैस्ट्रोल के एक बड़े गोदाम को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जिसे देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शफक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन यानी यूएवी के सीधे साइट के अंदर गिरने से आग इतनी तेजी से फैली कि उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। गोदाम में भारी मात्रा में तेल और लॉजिस्टिक सामग्री मौजूद थी, जो अत्यधिक ज्वलनशील होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कंपनी सूत्रों के मुताबिक इस घटना में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार ईरान ने इस खास ठिकाने को ही क्यों निशाना बनाया। इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वह इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना देती है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन से उड़ान भरने वाला एक अमेरिकी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ईरान पर संभावित हमले के लिए तैनात किया गया था। इसी कथित खतरे को देखते हुए ईरान ने जवाबी रणनीति के तहत हमला किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है उन सभी देशों के लिए जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होकर ईरान के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वह न सिर्फ सीधे हमलों का जवाब देने में सक्षम है